और देखिएगा यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले बार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को तो भाई साहब आपको छोड़ करके ही नहीं जाना है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का यूरोप में राष्ट्रवाद उदय चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम देने से पहले अगर आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है, या फिर इस चैप्टर के आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन अगर आप लोगों को तैयार करने हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के स्टूडेंट जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो जितने वर्षों में पूछे गए हों, उन सभी में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपके लिए वो लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में आप सभी के 70 में 70 की तैयारी कराने वाला हूं। देखिएगा, अगर आपको बोर्ड में 70 में 70 नंबर लाने हैं तो आप लोगों को इसी तरीके से सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करा रहा हूं, आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से तैयारी कराने की सोच रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो सामाजिक विज्ञान है, 10th की जो सामाजिक विज्ञान है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें टोटल 4 आपके भाग हैं। सबसे पहला भाग आपका इतिहास, दूसरा भूगोल है और तीसरा नागरिक शास्त्र है और चौथा आपका अर्थशास्त्र है। तो देखिए, मैं क्या सोच रहा हूं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के इन सभी चारों भागों के अलग अलग मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास आपकी जो है ना मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने इतिहास के 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 90 प्लस की तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि भाई साहब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज सभी जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उसका नोट्स बनाकर तैयारी करते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों के 90% पक्का आएंगे। 90 प्लस सामाजिक विज्ञान में लिख कर ले लीजिए, आपके जरूर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको एक काम और करना होगा, जल्द हम लोग जनवरी से एक हल्ला बोल सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब हल्ला बोल सीरीज में आप लोगों के लिए बेटा यहां पर समझने की कोशिश करना, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र इन सभी के बेटा क्या कर सकते हो, मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र इन सभी के मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से 90 प्लस आसानी से ले आओ, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो आपके दीर्घ उत्तरीय हो, हम सभी क्वेश्चन को बारीकी से डिस्कस करेंगे। और देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो देखिए उनके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपको सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से समझना। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले कहां पर हुआ तो आपको बताना है। तो आई होप सभी को यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ज्यादा ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन आपको याद रखना है, फ्रांस। कि भाई साहब जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले जहां पर हुआ था वह हमारा फ्रांस है। इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो आप लोगों का नेपोलियन था, इसका संबंध किस देश से था। तो पहला ऑप्शन जर्मनी है, सेकंड आपका इटली है, तीसरा फ्रांस है और चौथा इंग्लैंड है। तो देखिए, जो नेपोलियन था इसका संबंध आप सभी लोगों को पता होगा कि फ्रांस से था। तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं। और देखिएगा, एमसीक्यू जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी एमसीक्यू को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और इनको आप लोग नोट्स जरूर इनकी बना लेनी है। देखिए, तीसरा हमारा है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। जो हमारा जो इंग्लैंड है इसको देख लेना जरा, इंग्लैंड। तो भाई साहब जो इंग्लैंड था इसमें राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 1860 ईस्वी, सॉरी 1660 ईस्वी, 1672 ईस्वी, 1688 ईस्वी और 1696 ईस्वी। यानी कि जो आपका इंग्लैंड था इसमें राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। तो भाई साहब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है आपका।
तो इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी की जो इंग्लैंड था उसमें राजतंत्र को सन 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। और देखिएगा काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब आपकी बुक में मैंने भी जो इससे पहले क्वेश्चन बताया था उसका आंसर गलत बताया था। मैंने इससे पहले जो मैं आपको सभी क्वेश्चन करा रहा था ना MCQ, तो उसमें मैंने आपको बताया था सन 1815 ईस्वी, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा आपका कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी सन 1848 ईस्वी में। ये आपका हो जाएगा राइट कि जो गणतंत्र था इसमें घोषणा हुई थी राजतंत्र की सन 1848 ईस्वी में। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए। अब हम लोग आगे के कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गैरीबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया है कि गैरीबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी एंड रूस। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आप लोग टिक लगाना है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली। ठीक है ना, इटली हो जाएगा, लगा लेना ठीक आप लोग। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि गैरीबॉल्डी संबंधित था। तो गैरीबॉल्डी किससे संबंधित था, इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, या फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या फिर रूस की राज्य क्रांति से। देखिए इटली का एकीकरण, ध्यान समझ लेना, जो गैरीबॉल्डी संबंधित था वो इटली के एकीकरण से संबंधित था। किससे, इटली के एकीकरण से। तो आई होप सभी को आंसर पता होगा काफी सारे स्टूडेंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं बहुत बार करा चुका हूं और आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा। क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे हो आप शुरुआत से, तो ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है ना, चाहे जहां पढ़ा हो लेकिन पढ़ा जरूर होगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए दोबारा कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसको संभव किसने बनाया। तो ऑप्शन देखिए दे रखे मेजनी, गैरीबॉल्डी, कावूर और ये सभी। तो पहला देखिए इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। देखिए ये सभी का मतलब होता है कि इन तीनों ने ही किया है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से मेजनी, गैरीबॉल्डी और कावूर, इन तीनों ने ही इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है ना, तो ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला। अगला आपका है कि जर्मनी के एकीकरण में, ध्यान से समझ लेना, सारे के सारे क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन दे रखे हैं ज्यूसेपी गैरीबॉल्डी, क्या दे रखा है, ज्यूसेपी गैरीबॉल्डी, नेपोलियन, ऑटो वॉन बिस्मार्क और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो भाई साहब एक ही व्यक्ति की थी और वे थे आपके ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है ना, ऑटो वॉन बिस्मार्क, याद रखना कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की ही थी। इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में फीड कर लेना, क्योंकि जब आप बोर्ड देने जाओगे ना बोर्ड, तो वहां पर इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो आप लोग भटकना मत। जर्मनी अगर आ जाए तो याद रखना कि ऑटो वॉन बिस्मार्क की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगर आ जाए इटली के एकीकरण में तो आप लोग लगा देना मेजिनी, गैरीबॉल्डी, कावूर, इन सभी का नाम लिख देना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करना आप लोग। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हमारे, आगे के क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, इसको समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम थे, इनको जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है दिसंबर 1870 ईस्वी में, कि दिसंबर 1870 ईस्वी में, जनवरी 1870 ईस्वी में, और जनवरी 1871 ईस्वी में, और जनवरी 1872 ईस्वी में। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है आपका, कि भाई साहब इसमें से कोई एक ऑप्शन सही कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा कि सन 1871 ईस्वी में, जनवरी 1871 ईस्वी में। इस तरीके से क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। ध्यान से समझ लेना कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1829 ईस्वी और 1841 ईस्वी। कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को
कब लागू किया था? इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सन 1804 ईस्वी, यानी नेपोलियन ने नागरिक संहिता को सन 1804 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है ना, सभी लोगों को कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? ठीक है ना, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? ऑप्शन दे रखा है 1820 ईस्वी, सेकंड दे रखा है 1830 ईस्वी, और 3 दे रखा है 1840 ईस्वी, 4 दे रखा है 1850 ईस्वी। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या है, किन्हीं को पता है? और जिनको जो भी आंसर पता होता है ना, वो आप लोग कमेंट करके नीचे लिख दिया करो। ठीक है ना, इससे ये रहेगा कि आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर देते हो, मुझे ऐसा लगेगा। ठीक है ना, तो आपको जो भी आंसर पता हो उसका कमेंट आपको तुरंत कर देना, तुरंत एकदम वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद में आपको आंसर को लिख देना है। ठीक है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि सन 1830 ईस्वी में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। कहां पर आई थी? पूरे यूरोप में आई थी। ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अगला, तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि निम्नलिखित में से इटली के एकीकरण को किसने संभव बनाया? तो भाई साहब मेज़नी, गैरीबॉल्डी, इन सभी ने संभव बनाया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को इसी तरीके से भूगोल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाएं। अब हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। अब देखिए, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जितने भी हैं ना, इन सभी को आपको कैसे प्राप्त करना है, इनका आपको नोट्स कैसे मिलेगा, इनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इसके लिए बेटा आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से लेकर देखता रहना लास्ट तक, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप लोगों को इनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोग जो मैं बताने वाला हूं वो आप लोग नहीं जान पाओगे, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे 4 नंबर वाले चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। कि जो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया थी ना, इसका आपको संक्षेप में पता लगाना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, और 2023 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर ले रखा है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 से 4 आपको प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। और मेरे हिसाब से आप 4 की जगह 4 याद करोगे, लेकिन जब 4 याद कर लोगे ना, आपको 4 समझ लोगे ना, तो 4 पढ़ लोगे ना, तो आप 4 से 5 बना करके लिख दोगे। क्योंकि भाई साहब आप समझने की कोशिश करना कि जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है ना बोर्ड में, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी आंसर रट करके नहीं जाना है, सारे के सारे आंसर आप पढ़ करके जाएंगे। और जब पढ़ के जाएंगे ना, तो आप किसी भी आंसर को किसी भी तरीके से बना करके लिख देंगे, आपको एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा अगर आपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है। अगर आपने आंसर को सटीक और सही शब्दों में चयन किया है तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आप लोगों ने आंसर रट के गए हो और भूगोल का इतिहास में लिख रहे हो, इतिहास का भूगोल में लिख रहे हो, तो वहां पर आपके नंबर फिर एग्जामिनर काट लेगा। क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, वो हर एक चालाकी आपकी समझ जाता है, इसलिए चालाकी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थे? कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह इन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है? कि मारियाना और जर्मेनिया को चित्रित जिस तरीके से किया गया था उसका क्या महत्व है, इसको आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करना है और आपको समझाना है। ये समझना है, क्वेश्चन को आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है एग्जाम में कि आप किसी को समझा रहे हो, अपनी भाषा में अच्छे तरीके से लिखना, एकदम बिल्कुल बेस्ट तरीके से, तभी नंबर मिलेंगे आपको फुल में फुल। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक का भाव पैदा करने के लिए, यानी कि फ्रांसीसी लोगों के बीच, सामूहिक की हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सामूहिक का प्रभाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे? देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, इनका आंसर कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, तैयार कर लेना। पूछा गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था ना, उसमें संस्कृति का क्या योगदान था, उसका आप लोगों को यहाँ पर वर्णन करना है। और ये एग्जाम में आएगा बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आपको 1 से 1.5 पन्ने का आंसर तो लिखकर आना ही आना है। क्योंकि भाई साहब अगर आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन में
एक पन्ना भी लिखोगे ना अच्छे शब्दों में तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, एकदम फुल में फुल, ठीक है ना, फुल मार्क्स एकदम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि मैथिनी ने किस प्रकार महसूस किया, कि जो भाई साहब आपका मैथिनी था ना, इसने किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्र राज्यों का निर्माण एक आवश्यक कदम है, व्याख्या कीजिए। और देखिएगा यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले बार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को तो भाई साहब आपको छोड़ करके ही नहीं जाना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के, तो इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। पेपर से पहले इनको जरूर पढ़ करके जाना, और बोर्ड में अगर आप अच्छे नंबर ना लाए तो मुझसे फिर कमेंट करके आप जरूर से बताना, क्योंकि भाई साहब अगर आपने एक बार इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया और पेपर में अगर ये क्वेश्चन अगर आ गए तो समझिएगा आपके बल्ले बल्ले, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा आपकी बल्ले बल्ले। और हल्ला बोल सीरीज में आपको भाग जरूर से लेना है, क्योंकि अगर आपको 90+ लाना है तो हल्ला बोल सीरीज आपको जरूर से फॉलो करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे आगे के जो क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का कि किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए थे ना। किन्हीं दो देशों पर आपको ध्यान केंद्रित करके बताना है कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार से विकसित हुए हैं या फिर हुए थे, क्योंकि भाई साहब पास्ट है तो पास्ट में आपको थे था थी लगा होना चाहिए, तो उसी तरीके से प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 है कि अनेक यूरोपीय देशों में पढ़े लिखे मध्य वर्ग के नेतृत्व में क्रांति 1848 ईस्वी में आरंभ हो गई थी। उदाहरण देकर समझाइए कि अनेक यूरोपीय देशों में पढ़े लिखे मध्यवर्गीय नेतृत्व में क्रांति 1848 ईस्वी में आरंभ हो गई थी, उसको आपको उपयुक्त उदाहरण देकर समझाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ करके जाएंगे, इस चैप्टर के केवल इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लें, बस मैं आपसे कहूंगा कि इस चैप्टर से एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा ना तो आप फिर भी बना करके लिख दोगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ करके ही चले जाओगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन VIMP क्वेश्चन हैं, समझ गए। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। हो सकता हो आप सभी को पता होगा कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। कितने नंबर के आते हैं? 6 नंबर के आते हैं। तो देखिए जल्दी से सभी को हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके आए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर में भी आ सकता है, अभी मैंने आपको बताया था, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए अगर आप 6 नंबर में क्वेश्चन आया तो थोड़ा आपको अधिक वर्णन करना है, और अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में तो थोड़ा सा छोटा सा लिखना है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर और 6 नंबर दोनों में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों में ये ले रखा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 2nd नंबर है कि किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते बताइए कि। अब ये सेम वही क्वेश्चन उसी तरीके से 4 और 6 नंबर में आ गया है, तो इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपल सी बात, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना। सीरीज जब मैंने शुरुआत में चलाई थी आपकी, तो वहां पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को करवा दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि वियना की संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 4 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनको आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है। अगर ये 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करके जाते हो तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो जब मैं हल्ला बोल सीरीज कराऊंगा ना, तो वहां पर वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके कवर करा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना है, इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन बच जाता है तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कि बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे के सारे क्वेश्चन कराए। और अगर आप ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाते हो, इनका अगर अच्छे से आप नोट्स बना लेते हो, नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में 90+ लाना है, नोट्स तो जरूर से बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।